कहते हैं कि साइबर वॉरफेयर फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है। लैंड, एयर, सी, स्पेस और पांचवा साइबर वॉरफेयर। ये एक ओपन डिबेट है हमारे सामने, जहां पे हमको एक दुविधा भी होती है कि टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या वो हमारे लिए एक श्राप है या हमारे लिए एक वरदान है। लेकिन इतना जरूर पता है कि इन तरह की टेक्नोलॉजीज का, साइबर टेक्नोलॉजीज का काफी दुरुपयोग भी किया जा रहा है, चाहे वो सरकारों के द्वारा हो, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा हो। तो अब सवाल यहां पे ये आता है कि कितनी गंभीर समस्या है साइबर टेक्नोलॉजी की, कितना गंभीर है साइबर वॉरफेयर। क्या ये हम आम इंसानों के घर में भी आ चुका है साइबर वॉरफेयर का खतरा? और जो तमाम सरकारें हैं दुनिया भर में, वो कितने गंभीर तरीके से इससे जूझ रही हैं। कुछ ऐसी बातें आज एक आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लीड आर्टिकल है। एम.के. नारायणन जी ने आर्टिकल लिखा है और यहां पे बात की जा रही है वेपन ऑफ चॉइस के बारे। दोस्तों, ये आर्टिकल हिंदू में आया है। और दोस्तों, आज एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी से ही पर्टिनेंट। वो रहेगा, एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, सी उदय भास्कर जी ने वो आर्टिकल लिखा है, जहां पे क्रेडिबल डेटरेंस की बात करी जा रही है। और दोस्तों, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी से पर्टिनेंट, ये हिंदू में आया है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम क्या है, करेक्टिंग कोर्स। तो ये आपको रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपको वर्ल्ड बैंक की किसी रिपोर्ट के बारे, वर्ल्ड बैंक की किसी पब्लिकेशन के बारे। तो दोस्तों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एडिटोरियल डिस्कशन और एनालिसिस के वीडियो में। और दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर और दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा वो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। नाउ, आज के हथियार, आज के वेपन्स ऑफ चॉइस, इट्स एक्सपैंडिंग डायमेंशंस। साइबर वॉरफेयर, एम.के. नारायणन कहते हैं कि केवल रशिया यूक्रेन तक या सीरिया तक या इजराइल ईरान तक सीमित नहीं है, या इंडिया चाइना तक सीमित नहीं है। ये हमारे घर पे आ चुका है और साइबर वॉरफेयर का खतरा बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से हमारी जिंदगी में मंडरा रहा है। तो अगेन, अब ये हमारे अपने विचार हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, अब चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो बिग डेटा है, चाहे वो ये साइबर टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, अब ये हमारी डिबेट हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है कि हमारे लिए इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पे जो टेररिस्ट हैं वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब उनको हथियारों की जरूरत है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, घर बैठे बैठे वो हैकर्स को हायर करके किसी भी कंट्री के इंपॉर्टेंट डिफेंस इंस्टॉलेशन को वो हैक कर सकते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज को हैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को एक हैक कर सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे एम.के. नारायणन जी क्या कहते हैं। तो क्या हम साइबर वेलबींग का ध्यान रख रहे हैं, ये एक बात सोचने वाली है। मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अपने आप को मिनिमाइज कर लेता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि मेरा यहाँ पे बीच में सिर आ रहा हो तो आपको यहाँ पे जो कंटेंट है अवेलेबल स्क्रीन पे वो दिख ना रहा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे अपने आप को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे साइबर वेलबींग की हम बात समझे, तो जो साइबर वॉरफेयर है वो हमारी जिंदगी में आसपास मंडरा रहा है, हर चीज में वो मंडरा रहा है और इसका बहुत ज्यादा गंभीर इंपैक्ट भी है। क्या हमारे यहाँ पे साइबर वॉरफेयर को डील करने के लिए एक वेल रेगुलेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है? क्या ज्यादा अटेंशन दी जा रही है इस तरह के इमर्जिंग थ्रेट्स को लेके? बिकॉज अगेन, मैं यहाँ पे एक बात रिपीट करूंगा, ऑल इनकम्पैसिंग नेचर ऑफ द साइबर थ्रेट जो है, इसको लेके बहुत सारी जो सरकारें हैं इतनी सीरियस नहीं है। पहली बात तो अगर हम भारत की ही बात करें तो हमारे पास ऐसे ट्रेंड ऑफिशियल्स नहीं है जो कि इस तरह के साइबर थ्रेट्स को डील कर सके, उसको समझ सके। इतनी ट्रेनिंग उनके पास नहीं है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स का होना बहुत जरूरी है अगर हमको एक ऐसे गंभीर मुद्दे के साथ डील करना है। मल्टी वेक्टर थ्रेट्स, तो हमको देखिए, चाहे वो थ्रू लैंड हो, चाहे वो थ्रू एयर हो, चाहे वो थ्रू सी हो, चाहे वो स्पेस हो या चाहे वो साइबर स्पेस हो, तो आज के जमाने में चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, कोई भी देश है, कई सारे डायमेंशंस हैं जहां से हमको खतरा है, कई सारे तौर तरीके हैं जहां से इंडिया को या किसी भी देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है उनके रिस्पेक्टिव एनिमी नेशंस के द्वारा। तो वेपनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझनी जरूरी है कि आज का जो वेपन है, आज का जो हथियार है, वो ज्यादातर साइबर वॉरफेयर यूज किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत चीप है। यहां पे ज्यादा देखिए, या तो आप न्यूक्लियर मिसाइल्स को डेवलप करिए, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप बड़े बड़े टैंक्स बनाइए, एम्युनिशन गन्स बनाइए, अब वो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा गेस्टेशन पीरियड है, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत उसमें इनपुट इंटेंसिव चीजें वहां पे लगती हैं। लेकिन जब हम साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे तो आपने किसी हैकर को ही हायर करना है
और बाकी वो काम सारा का सारा कर देंगे। अच्छा, साइबर वॉरफेयर को केवल सिर्फ सरकारों के खिलाफ तो नहीं यूज़ किया जाता, प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ भी यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या इस बात की अवेयरनेस है लोगों में और सरकारों में? अब जो आम इंसान सड़क पे घूम रहा है उसको नहीं पता कि उसको हैक किया जा रहा है, उसके ऊपर सर्विलेंस करी जा रही है, उसको अभी नहीं पता। मे बी उसके जो इम्पैक्ट है साइबर वॉरफेयर के शायद बाद में पता चलेंगे। लेकिन सरकारों को तो 2 कदम आगे रहना है ना। लेकिन अगर इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो सरकार से या हमारी पुलिस से 2 कदम आगे है तो सोचने की बात है। और मैं फिर से रीटरेट करूंगा, रशिया यूक्रेन की बात ज्यादा इस आर्टिकल में हम नहीं करेंगे डिस्कस, बिकॉज उसको लेके हम बहुत ज्यादा चर्चा पूरे साल से करते आए हैं। लेकिन जो मेन बात यहां पे एम के नारायण जी कहते हैं, जो कि बाय द वे आपको पता ही होगा कि वो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, तो उनकी बातें काफी गंभीर तरीके से हमको सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारी बातें वो लिखते रहते हैं। तो लेकिन एक बात जो सेंट्रल उन्होंने इस आर्टिकल में कही है कि ये जो साइबर वॉरफेयर है सिर्फ रशिया यूक्रेन की लड़ाई तक सीमित नहीं है। हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि काफ़ी सारी ऐसी मिसाइल्स हैं, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, जिसको ऑपरेट किया जा रहा है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे वो रशिया ऐसे मिसाइल्स को ऑपरेट कर रहा हो, चाहे वो नाटो ऐसी मिसाइल्स यूक्रेन को दे रहे हो। तो लेकिन ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। अब यहां पे ग्रे जोन की बात करते हैं। ग्रे जोन यानी कि वो ऑपरेशंस, वो एरिया जहां पे ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं आते, उसके बियॉन्ड। यानी कि ग्रे जोन वो एरिया है जहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स कंपीट करते हैं। तो ये जो ग्रे जोन ऑपरेशंस हैं, ये नए बैटल ग्राउंड्स बन चुके हैं और ग्रे जोन ऑपरेशंस में साइबर वॉरफेयर काफी इफेक्टिवली डिप्लॉय किया जा रहा है। और यहां पे स्टेट की फंक्शनिंग और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है। और ये जो ट्रेंड है जहां पे स्टेट की क्रेडिबिलिटी को, स्टेट की फंक्शनिंग को टेस्ट किया जाएगा, ये ट्रेंड आने वाले समय में और बढ़ता रहेगा। बिकॉज नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और उस नई टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है, अगर हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें, नॉन स्टेट एंटिटीज की बात करें, उनको ज्यादा बेहतर पता है कि इसको कैसे यूज करना और कैसे मिसयूज करना है। तो ये आम लोगों के लिए और देशों के लिए, सरकारों के लिए भी बहुत गंभीर चैलेंजेस यहां पे हमारे सामने रखता है। अब जब आपसे कोई पूछे कि साइबर स्पेस को डिफाइन करिए, तो पहले तो आपको यह बता दूं, यहां पे अगर हम बात करें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, अब इस साल ना क्वेश्चन आया था यूपीएससी के मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी में, जो कि GS3 है, जहां पे ड्राफ्ट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात करी गई थी। तो आपको यह बात बता दूं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत हैं, इन्होंने जो ड्राफ्ट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उनको बनाया था, उसको डिजाइन किया था, काफी सारी चीजें उसमें लिखी गई थी। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं साइबर स्पेस को, तो आप इनको कोट भी कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि अगेन ये टॉपिक बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हर साल GS3 में साइबर वॉरफेयर के चलते, साइबर सिक्योरिटी के चलते कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आया होता है। अगर आप अपने पास 5 ईयर्स क्वेश्चंस भी उठा के देखेंगे मेंस के, तो आपको वहां पे जरूर दिखेगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत कहते हैं कि साइबर स्पेस इज अ सुपर सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि चाहे वो सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे वो हार्डवेयर्स हो, इट इज एवरीथिंग विच इज इंटरकनेक्टेड। और वल्नरेबिलिटी जो है वो और बढ़ती है। तो साइबर थ्रेट्स, अगेन मैं इस बात को फिर से रीटरेट करूंगा, वो सिर्फ रशिया यूक्रेन तक या ईरान या इजराइल तक या सीरिया तक सीमित नहीं है। इसके जो डायमेंशंस है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, या अगर साइबर थ्रेट्स की हम पोटेंसी की बात करें, दैट इज मच बियॉन्ड। और साइबर थ्रेट जो है इन दिस सेंस इज ऑल इनकम्पैसिंग, ऑल परवेडिंग, विच इज एम्ब्रेसिंग मेनी रीजन एंड दिस इज ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स। अब नीड ऑफ द आवर क्या है, तो यानी कि और विजिलेंस की जरूरत है, और सतर्क होने की जरूरत है, और ज्यादा इमेजिनेटिव और इनोवेटिव थिंकिंग की जरूरत है, इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी और इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी। बिकॉज अगेन साइबर थ्रेट का जो, अगर हम साइबर वॉरफेयर की थ्रेट की बात करें, वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी मंडरा रहा है। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफी टाइम से डेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत समय से, कि कैसे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्रमोट किया जा सकता है स्टेट्स के द्वारा, ताकि वो साइबर टेक्नोलॉजीज का मिसयूज ना करें, दुरुपयोग ना करें। और ये जो एक्सप्लॉयटेशन है साइबर टेक्नोलॉजीज का, ये जो क्रिमिनल माइंडेड एलिमेंट्स कर रहे हैं, जो कि थोड़े ऐसे इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो थोड़े शरारती हैं, जिनका दिमाग ज्यादा ही काम करता है, उसका इंपैक्ट हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देख रहे हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा, एक रीसेंट एग्जांपल की मैं बात करूं, एक रीसेंट अरेस्ट इंडिया में एक रशियन आदमी का हुआ था। क्या उसने काम किया था, वो हैक कर रहा था इनटू द कंप्यूटर्स विच वर इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्शन ऑफ द एग्जाम ऑफ द एंट्रेंस इनटू द IITs।
तो ये बताता है कि यानी कि आज के टाइम पे चलो आईआईटी को बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। अब कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी में एंट्रेंस के लिए आपने जाना है, मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, आपने एसएससी का पेपर देना है, बैंक पीओ का देना है, तो एग्जामिनेशन होते हैं। और देखिए बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होते हैं, इसको कितने सारे लाखों एस्पिरेंट्स देते हैं और कंपीट करके वो नौकरी प्राप्त करते हैं, अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आ रही है कि साइबर वॉरफेयर हैज एंटर्ड इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और ये तो दोस्तों भी शुरुआत की ही बात है। तो अभी बहुत लंबा समय लगेगा कि लोग इस बात को रियलाइज करें कि कितना ज्यादा साइबर वॉरफेयर जो है, साइबर टेक्नोलॉजीज जो है, वो उनकी इतनी पर्सनल लाइफ में एंटर कर चुका है। तो इस बात का एहसास लोगों को तो बहुत बाद में होगा, लेकिन सरकारों को इस बात का एहसास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक बात मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, वो बात इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन एक वैल्यू एडिशन के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। ट्रेन्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास जो कि इस तरह के थ्रेट्स के साथ डील कर सके ना। जरा सोचने की बात है, आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या ये ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा बन रहा है? अब क्या रियल सरप्राइज है कि रियल सरप्राइज ये है कि भाई हमारा एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, या रियल सरप्राइज ये है कि भाई आईआईटी जो कि इतनी ज्यादा एस्टीम्ड और इतनी रिस्पेक्टिव हमारी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को, उसके एग्जामिनेशन सिस्टम को कोई बंदा कैसे हैक कर सकता है? ये जरा सोचने वाली बात है। और अगर आज ये भारत में हो रहा है तो कल को और देशों में भी हो सकता है। आज आईआईटी के एग्जाम में हो रहा है तो कल को यूपीएससी में भी हो सकता है, कल को क्या बैंक पीओ में भी हो सकता है। सोचने की बात है। तो एक वेकअप कॉल की यहां पे बात आ जाती है। अभी तक तो देखिए ये एक डिबेट में बात आती रहती है, ऐसे में भी आपको पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजी बून है कि कर्स है ना, या अगर आप इस बात को इनडायरेक्ट तरीके से भी कोट करना चाहें तो अभी तक तो ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं होती है, हर किसी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते ही रहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साइबर अटैक्स बढ़ रहा है, इसका इंपैक्ट हमारे नेशनल असेट्स के ऊपर भी है। तो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की बात करें, टेलीफोन एक्सचेंजेस की हम बात करें, या डिफेंस इंस्टॉलेशन की हम बात करें, तो ये बहुत एक गंभीर समस्या है। तो ये केवल एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं है, इस बात को डील करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो अब यहां पे कहना गलत बात नहीं है कि साइबर स्पेस जो है अब एक इंपॉर्टेंट फोकस बन चुका है। अगर हम जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी हम साइबर स्पेस टेक्नोलॉजीज का डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी है जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व है, जो कि इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन अगेन फिर से मैं बात बोलूंगा कि साइबर वॉरफेयर ये हमारे बैकयार्ड्स में आ चुका है, बहुत यानी कि हमारे पर्सनल लाइफ में एंटर कर चुका है। बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय कर रहे हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर की बात आती है, मॉडर्न वॉरफेयर की बात आती है, जिसके चलते हमारी जो डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं वो भी डिस्टॉर्ट हो रही है। अब आपके फोन पे कोई लिंक आता है कि जिस लिंक को क्लिक करिए आपको किसी बैंक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, या आपको कोई लिंक आता है कि जी आप एलिजिबल हैं इतने लोन के लिए, इतने लाख के लोन के लिए, और आप क्लिक कर लेते हैं उस लिंक को, तो आपको क्या पता कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वही सारे उसको चूना लग जाएगा, है ना। यानी कि अब हम डर के रहें टेक्नोलॉजी से। सोचने वाली बात है कि ये साइबर वॉरफेयर और इस तरह की टेक्नोलॉजीज हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, तो इससे डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और आर्टिकल जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अ मोर क्रेडिबल डेटरेंस, रिटन बाय सी उदय भास्कर। ना अब क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है, हमने बहुत एक गर्व की भी बात है कि ऐसे 6 देश हैं जिन्होंने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। भारत अब 7वां देश है। जो 6 देश और कौन से हैं आपको ये बात पता हो, 5 तो हमारे P5 मेंबर्स हो गए और छठा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट 2016 में किया था। ठीक है, नॉर्थ कोरिया बहुत सारे ऐसे टेस्ट करता भी रहता है और बहुत सारे टेस्ट नॉर्थ कोरिया के फेल भी हो जाते हैं, बट नेवरदलेस हमको ये पता हो कि अब 6 देश ऑलरेडी थे, इंडिया 7वां है। अब क्या ये बहुत बड़ी बात है? देखिए डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो है इस बात का, ठीक है, लेकिन क्या अभी हमने कुछ बहुत मॉन्यूमेंटल चीज अचीव करी है? ठीक है, अब यहां पे हम ये बात समझे कि नहीं, अभी भी इट इज अ वर्क इन प्रोसेस। हम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बता दूं जो मिसाइल हमने यहां पे टेस्ट करी है, जो K-15 मिसाइल जो हमने यहां पे टेस्ट करी है, उसकी रेंज कितनी है? उसकी रेंज में है 750 किलोमीटर है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि हमने ये क्रेडिबिलिटी अपनी टेस्ट करी है। आफ्टर ऑल ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हुआ था, ये INS अरिहंत पे हुआ था, जो कि आपको पता है इंडिजिनस है। 2016 में INS अरिहंत को कमीशन करा गया था, 2009 में इसको बनाया गया था। अब जहां पे SLBMs की बात होती है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात होती है, तो यहां पे K फैमिली ऑफ मिसाइल्स की हम बात करेंगे।
वाई के फैमिली? तो दिस इज नेम्ड आफ्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बिकॉज देखिए द लेट एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है हमारे स्पेस प्रोग्राम्स में, हमारे डिफेंस प्रोग्राम्स में। तो के फैमिली, के स्टैंड्स फॉर कलाम, सो कलाम फैमिली ऑफ मिसाइल्स। तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स में ये के फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको भारत में ही बनाया गया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। तो आपको यहां पे मैं थोड़ा डेटा भी दिखा देता हूं। तो K-15 ये इस मिसाइल को भी लॉन्च करा था INS अरिहंत पे। कितनी रेंज है इसकी? 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, वहां पे अगर हम बात करें K-6 की, हम बात करें K-5 की बात करें, इसकी रेंज कहीं गुना ज्यादा है। ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और एक होता है IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहां पे एक और छोटी सी बात आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि IRBM और ICBM में क्या फर्क होता है। IRBM की जो रेंज होती है ना, लगभग 4500-5000 किलोमीटर तक की होती है, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है 5000 किलोमीटर ज्यादा से होती है। तो फॉर एग्जांपल अग्नि 6 मिसाइल की हम बात करें, वो क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी रेंज कितनी है अग्नि 6 की? दैट कैन गो अप टू 12,000 किलोमीटर एज वेल। अगर हम बात करें K-6 की, K-5 की, तो ये 5000 से ज्यादा है। 5000 से लेके 6000 तक है K-5 की, और K-6 की 6000 से लेके 8000 तक की है। तो मोर देन 5000 किलोमीटर, ये बात हमको यहां पे पता हो, थोड़ी फैक्चुअल बात है। अब मिसाइल की बात करें, क्योंकि ये जो के फैमिली मिसाइल्स हैं, इसको लॉन्च सबमरीन से किया जाएगा, तो इसका जो वेट है ज्यादा लाइट है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, एज कंपेयर टू द लैंड बेस्ड काउंटर पार्ट। जैसे हम अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल की बात करें, दी अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 तक। अग्नि 1 की रेंज क्या है? 700 से लेकर 900 किलोमीटर तक, और अग्नि 6 की 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक। ठीक है, तो अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल जो है वो मीडियम भी है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेंज मिसाइल्स भी है, न्यूक्लियर केपेबल है। और के फैमिली मिसाइल्स का एक पार्ट है SLBM K-15, जिसको टेस्ट किया गया है अभी, जिसको अभी लॉन्च किया गया था INS अरिहंत पे। आपको ये बात पता हो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज B-05 और सागरिका, ये बात आपको याद हो। तो अब एक इस तरह की यहां पे बात आती है कि INS अरिहंत जो है, जो कि इंडिजिनस है, जिसको 2016 में, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 2016 में नेवी में कमीशन करा गया था, वो ऐसी दर्जन K-50 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, हमने K-4 मिसाइल को भी टेस्ट करा है इस के फैमिली मिसाइल में, और इसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। तो यहां पे एक बात हमको पता हो कि K-4 मिसाइल उस हिसाब से कौन सी बनेगी? हमारी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM। अब INS अरिहंत की यहां पे बात करें, थोड़ा वैल्यूडेशन की बात है यहां पे। इस आर्टिकल में INS अरिहंत के बारे थोड़ी टेक्निकल बातें नहीं मेंशन थी, बट हमको पता होना चाहिए, ये बात हमको प्रीलिम्स में भी आ सकती है। अब ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल था SLBM, ये कहां से टेस्ट किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था? आपके INS अरिहंत से किया गया था। ठीक है, अब यहां पे एक और बात समझें। अच्छा, अब SSBN क्या होता है? SSBN होता है सबमर्सिबल, या हम सबमरीन कहें या सबमर्सिबल कहें, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती है। तो यानी कि ये बात हम समझें कि जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड हो, लेकिन जब हम SSBN की बात करते हैं, तो अगर हम INS अरिहंत की बात करें, तो INS अरिहंत में कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी के लिए। अब डेटरेंस का मतलब क्या होता है? डेटरेंस का मतलब ये है कि भैया अगर आपके, हम देखें, एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरहुड में हम रहते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड नेबरहुड में हम रहते हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। तो देखिए, अमन शांति तो हमको पसंद है, ऐसा तो नहीं है कि हमको लड़ाई करने में बहुत मजा आता है ना। हम तो चाहते हैं पीस हो, हम अपने आप को कहते हैं भी लैंड ऑफ अशोका, लैंड ऑफ गांधी, लैंड ऑफ बुद्धा। लेकिन अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम चुप तो नहीं रहेंगे। तो अपनी पावर को बढ़ाना, थोड़ा ऑफेंसिव होना, अपनी पावर को बढ़ाना, ताकि हम एनिमी के माइंड में थोड़ा फियर क्रिएट कर सके। ठीक है, फियर क्रिएट कर सके दैट अगर हम इंडिया से पंगा लेंगे, अगर हम इंडिया को न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो इंडिया भी हमको रिटेलिएट कर सकता है। तो डेटरेंस कैपेबिलिटी की बात आती है। अगर हम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की बात करें, तो जहां पे क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की बात आती है, वहां पे एक और बात है समझने वाली। वो क्या है कि देखिए, आपने मेरे को न्यूक्लियर अटैक किया, अब आपकी जो मिसाइल है वो मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मेरे पास ऐसी पावर होनी चाहिए, चाहे वो आप थ्रू लैंड कर रहे हैं, चाहे वो आप थ्रू सी कर रहे हैं, या चाहे आप वो न्यूक्लियर अटैक थ्रू एयर कर रहे हैं। अब मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए कि मैं उस इनकमिंग मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकूं, न्यूट्रलाइज कर सकूं, और साथ के साथ रिटेलिएट बैक कर सकूं, क्योंकि मैं चुप नहीं रहूंगा ना अगर आप मेरे को अटैक करेंगे।
सीधी सी बात है। तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है, वो क्या कहती है? नो फर्स्ट यूज, के भी पहला इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे पे अटैक करेंगे, मैं लेमैन टर्म में समझा रहा हूं, तो भाई हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, रिटालिएट बैक करेंगे। क्या आपको पता है नेवी ऑपरेट करती है आईएनएस अरिहंत को, लेकिन यहां पे दो बातें हम समझें। जो ऑपरेशंस हैं, अगर हम सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, SLBM, या सबमर्सिबल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती है, जिसको हम SSBN कहते हैं, दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ योर इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो कि पार्ट बनता है इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की यहां पे हम बात करें, देखिए अब एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि अब हम न्यूक्लियर ट्रायड की बात करते हैं कि देखिए अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने हैं, तो चाहे वो थ्रू लैंड है, जैसे हम अगर हम अग्नि मिसाइल्स की हम बात करें, या चाहे वो थ्रू एयर है, या चाहे वो थ्रू सी है, तो हम वो कर सकते हैं। हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करते हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन की बात करें, नो फर्स्ट यूज, जैसे आपको मैंने अभी बताया। लेकिन बहुत जरूरी है यहां पे हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी डेवलप करें, जहां पे हम न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स की या सबमरीन्स की हम बात कर रहे हैं। तो चाहे वो थ्रू लैंड है, चाहे वो थ्रू सी है, या चाहे वो थ्रू एयर है, आपके माइंड में एक बात आएगी कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भैया क्या होती है। तो व्हाट इज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी? तो ये बात आपको पता हो कि जो सबमरीन्स हैं, तो ये सबमरीन्स केपेबल हैं कि इनकमिंग मिसाइल को, इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को, जो न्यूक्लियर पावर्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट करके साथ के साथ उसको न्यूट्रलाइज करके, अपनी सबमरीन को प्रोटेक्ट करके, साथ के साथ वो रिटेलिएट बैक भी कर सकते हैं, देयर बाय अचीविंग क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस। ना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम जैसे आपको मैंने बोला कि हम एक बहुत न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज और इस तरह का, इसमें कोई ऐसे अपॉलोजेटिक वाली बात होने वाली तो नहीं है, ठीक है। तो हमने पोखरान 1 भी किया, पोखरान 2 भी किया, भाई हमने इस बात को लेजिटिमेसी दी, हम एक न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, तो हम क्यों ना अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को, हम सिविलियन पर्पसेस के लिए तो डेफिनेटली अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री पर्पसेस के लिए एटलीस्ट हमारे पास वो डेटरेंस की बात आती है ना, कि भाई एटलीस्ट दूसरे एनिमी नेशन के माइंड में एक फियर बना रहे, है ना, वो भय बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह की मिसाइल्स हम बनाते हैं, इससे क्या होता है, हम अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत क्रूशियल है न्यूक्लियर डेटरेंस की जब बात आती है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हो, चाहे वो थ्रू लैंड हो, चाहे वो थ्रू एयर हो, इस तरह की डेवलपमेंट करना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, फॉर द एयर फोर्स, फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, फॉर द नेवी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लेकिन क्या यहाँ पे हमको बहुत एक विक्ट्री वाली बात है, बहुत प्राउड होने वाली बात है? नहीं, क्योंकि ये तो चलो अच्छी बात है कि चलो हमने एक यहाँ पे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को हमने टेस्ट किया INS अरिहंत से। अब INS अरिहंत की हम बात करें, चलो 6000 टन का वो जहाज है, लेकिन रेंज कितनी है इस मिसाइल की? कौन सी मिसाइल? K-15 मिसाइल। रेंज कितनी है? 750 किलोमीटर। रेंज मैक्सिमम कितनी है K-15 की? 1500 किलोमीटर तक की। लेकिन हमने से आगे जाना है ना, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को हमने टारगेट करना है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, ठीक है। एक बात आपको मैं बता दूं, 19 जनवरी 2020 को K4 मिसाइल को भी हमने टेस्ट किया था एक सबमर्ज प्लेटफॉर्म में। K4 मिसाइल IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि यहां पे हम खुशी नहीं बना सकते अब, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल पहले हमने 3500 किलोमीटर की रेंज तो हमने टेस्ट कर ली है। अब इससे आगे जाना है हमने। अब हमने सबमर्सिबल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी कि विच इज इन द रेंज ऑफ एक्सेस ऑफ 5000 किलोमीटर, उसको हमने टेस्ट करना है। क्यों? बिकॉज यहां पे आपको एक बात मैं याद करा दूं, पहली बात तो चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट कब बना था? 1964 में। और दूसरी बात, चाइना ने पहला अपना सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कब करा था? आज से 40 साल पहले। और उस वक्त उसकी रेंज भी कितनी थी उस मिसाइल की? 1700 किलोमीटर। क्या नाम था उसका? J1। जैसे हमारी K फैमिलीज है, वहां पे J फैमिली है, ठीक है। और यहां पे एक और बात बता दूं कि चाइना के पास कैपेबिलिटी है। चाइना ने 2018 में, अगर मैं SSBN की बात करूं, यानी कि सबमर्सिबल बैलिस्टिक मिसाइल विच इज न्यूक्लियर पावर्ड, तो चाइना ने ऑलरेडी 9000 किलोमीटर की मिसाइल को भी अपने सबमरीन से टेस्ट किया हुआ है। तो अभी तो हम 5000 किलोमीटर को टारगेट करने हैं, तो इस करके अभी खुशी बनाने वाली बात नहीं है, बट हाँ गर्व की बात है कि अब हम 7वें देश हैं जिसने ये काम करा हुआ है। 6 देश पहले थे। कौन से 6 देश थे? 5 P5, एक नॉर्थ कोरिया और 7वां इंडिया। लास्ट आर्टिकल आज का। अब यहां पे दोस्तों आपको यह बात समझनी, करेक्टिंग कोर्स जो है ये एक रीसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है।
पूछा जा सकता है और बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होता है जब आपको किसी रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है, जो कि अगेन मैंने कल भी कहा था, एलिमिनेशन के जरिए आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपने वो चीज़ के बारे नहीं पढ़ा हो। तो थोड़ा सा अब एडिटोरियल में से हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी वैल्यूडेशन करें, मेंस ओरिएंटेड तो हमारी डिस्कशन होती ही है, लेकिन थोड़ा प्री ओरिएंटेड भी इसमें से पॉइंटर्स निकालें। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसका क्या टाइटल है, करेक्टिंग कोर्स, और यहाँ पे कोविड महामारी का पॉवर्टी के ऊपर, गरीबी के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा था वो स्टडी करा गया है। तो इसमें कोई इत्तेफाक वाली बात तो नहीं है, कोई इसमें सरप्राइज होने वाली बात, दंग होने वाली बात तो नहीं है कि गरीबी बढ़ी है। अब कोशिश तो हर एक सरकार की होती है कि गरीबी घटे, लेकिन ग्लोबल पॉवर्टी रेट जो है वो 8.4% से लेकर 9.3% तक जा चुका है, यानी कि लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में जो कि अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, और इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ी हैं। हमने पैंडेमिक के चलते देखा कि जो ज़्यादा रिसोर्सफुल कंट्रीज थी, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, ज़्यादा फंड्स थे, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से महामारी के चलते रिस्पॉन्ड कर पाए, लोगों को मदद कर पाए, और जो ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ नहीं थे, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, वो आज तक भी बेचारे अभी जूझ रहे हैं। उनके अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में बात करें, लोगों को वैक्सीनेशन, सिंगल शॉट वैक्सीनेशन भी नहीं मिला, और इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ रही हैं। नाउ दैट मिथ दैट empower people sitting at the top of the pyramid, only if you empower people sitting at the top, only then उसका वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा कि जो लोग नीचे बैठे हैं पिरामिड के, है ना, जो गरीब लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो भी इंपावर्ड होंगे अगर आप ऊपर वाले लोगों को इंपावर करेंगे। तो ये बात भी यहाँ पे जरा सर बिल्कुल गलत फहमी है, यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स प्रूफ हुई है, बल्कि इनइक्वालिटी और बढ़ गई है। भारत में भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बार बार रिपोर्ट्स आती रहती है न्यूज़पेपर में, हम पढ़ते रहते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो क्या बहुत ज़रूरी बात है, महामारी में, किसी भी इस तरह के क्राइसिस में क्या ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्या वो फिस्कल पॉलिसी है, क्या वो मॉनेटरी पॉलिसी है? दोनों के अपने ही रेलेवेंस हैं, लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट में बात करी गई है कि फिस्कल पॉलिसी की रेलेवेंस ज़्यादा है। फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी होती है, जो सरकार के द्वारा रिस्पॉन्स होता है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत सारी सरकारों ने इस्तेमाल किया एज फार एज डीलिंग इन द पैंडेमिक इज कंसर्न। गरीब देश जो थे ज़्यादा इफेक्टिवली इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो महामारी का इंपैक्ट है, पैंडेमिक का इंपैक्ट है, वो अभी भी गरीब देशों पे कहीं गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिचर कंट्रीज। नाउ यू माइट से दैट सर अभी तो चलो यूक्रेन की वॉर के चलते यूरोप में, और यूरोप में बहुत सारे विकसित देश है, अमेरिका भी विकसित देश है, कि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई एग्री, लेकिन इंपैक्ट ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर महामारी के चलते ज्यादा नहीं है जितना गरीब देशों के ऊपर है। नो क्या ऐसी 3 प्रायोरिटीज होनी चाहिए फिस्कल पॉलिसी के लिए? तो आपको ये 3 प्रायोरिटीज यहां पे नोट करनी है। पहली बात, सब्सिडीज दीजिए, लेकिन उन लोगों को दीजिए जो कि डिजर्विंग है। हर किसी को फ्री में पैसे बांटने की जरूरत नहीं है। टारगेटेड सब्सिडीज दीजिए, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, और डेफिनेटली सरकार का पैसा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ ऑब्वियसली यू माइट से सर दैट अगर सरकार 4 पैसे खर्च करती है तभी जाके कॉर्पोरेट सेक्टर 2 पैसे खर्च करेगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो वो कोई बात नहीं, वो एट द कॉस्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट सरकार को ही इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, तभी डिमांड इकोनॉमी के अंदर आएगी, तभी चीजें कंजम्पशन बढ़ेंगी। और डेफिनेटली जहां पे सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है तो वहां पे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। लेकिन रेवेन्यू मोबिलाइज कैसे करें? क्या वो जीएसटी के रेट को बढ़ा के करें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ा के करें? याद रखिए, यहां पे लिख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है रिग्रेसिव होता है, या फिर हम रेवेन्यू मोबिलाइज करें प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए। क्या हमारे पास वेल्थ टैक्स है? क्या हमारे यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स है? सोचने वाली बात है। हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाने से उससे भला नहीं होने वाला, उससे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हो जाएगा। हम चलो पढ़ते भी रहते हैं न्यूज़पेपर्स में कि लाखों करोड़ों की जीएसटी कलेक्शंस हुई हैं, उसके बाद भी क्या है, राज्य सरकारें फिर भी रो रही हैं कि भी हमारे पास पैसे नहीं आए, हमको अपना शेयर नहीं मिला है। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाने से किसको नुकसान है? गरीब को नुकसान है। इंडिया ने कैसे परफॉर्म करा है अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें? देखिए, हमारी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्लगिश रही है, और यहाँ पे ये बात भी आती है सामने कि हमारी महामारी से पहले भी कुछ ज़्यादा अच्छी हमारी स्थिति नहीं थी अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने यहाँ पे जो डेटा यूज़ करा है वो कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे है, जो कि बनाया किसके द्वारा गया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। अब प्रॉब्लम क्या है ना, दैट वी डोंट हैव अ डेटा। अभी सेंसस नहीं हुआ, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं हुआ हमारे पास, 2011 में लास्ट हुआ था। अब वो जब सेंसस होगा तभी हम इस बात का पता लगा पाएंगे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कितनी है हमारे देश में। आज से 10 साल पहले 2011 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना था, वो डेटा को स्टडी करके, कि भी लगभग 20-22% है। अब आज के टाइम पे वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 10% है। कितनी है कितनी नहीं है, ये बात कैसे, इस बात की हम क्लैरिटी लेके आ पाएंगे जब वो सेंसस होगा। तो वो सेंसस बहुत जरूरी है। अब वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि लगभग इतने सारे लोग, 5.5 करोड़ लोग जो हैं, दे हैव लाइकली टू हैव स्लिप्ड
इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि हमारी जीडीपी भी बहुत गिरी है। हो सकता है, बट एग्जैक्ट कितना है, 5.5 करोड़ है कि 10 करोड़ है कि 1 करोड़ लोग हैं, ये हमको सेंसस के बाद ही पता लगेगा। सरकार का रिस्पॉन्स क्या रहा है? देखिए, आपको याद होगा 2020 में 20 लाख करोड़ का एक पैकेज निकालने, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात करी गई थी, 20 लाख करोड़ की। लेकिन वो 20 लाख करोड़ जो था ना, 20 लाख करोड़, दैट वाज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, दैट वाज नॉट अ डायरेक्ट फिस्कल रिस्पॉन्स। सरकार के द्वारा फिस्कल स्टिमुलस कितना रहा है, यानी कि 1% ऑफ द जीडीपी, 2 लाख करोड़, काफी कम है, बहुत कम है। तो देखिए, मनरेगा में वेजेस को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट बहुत लंबे अरसे से है, लेकिन अब महामारी के चलते मनरेगा की जो आपके जो मजदूरों की जो दिहाड़ी है, जो तनख्वाह है एक दिन की, वो सिर्फ 20 रुपए प्रतिदिन बढ़ा देना, क्या वो सफिशिएंट है? ये बात सोचने वाली है। तो हमारा जो फिस्कल रिस्पॉन्स रहा है एज पर दिस आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पे मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, आर्टिकल में जो कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि हमारा स्टिमुलस जो है, फिस्कल स्टिमुलस है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, इतना असरदार नहीं रहा। नाउ वी कैन से दैट लुक कि सर हमारे पास रेवेन्यू भी कितना है, कितने सारे लोग यहाँ पे टैक्स जमा कराते हैं, ज्यादा लोग टैक्स भी नहीं जमा कराते, सो वो बात भी वहां पे आ जाती है। बट डेफिनेटली अब यहाँ पे ये बात है कि फिस्कल स्टिमुलस और फिस्कल रिस्पॉन्स ज्यादा होना बहुत जरूरी है। सेविंग ग्रेस क्या रहा है? नाउ वी माइट क्रिटिसाइज के जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया गया दिसंबर तक, 40-45 हजार करोड़ और वेस्ट होंगे, लेकिन दैट वाज अ सेविंग ग्रेस, बिकॉज देखिए यहाँ पे बहुत सारे अब जो लोग हैं जो कि बेरोजगार हो गए थे, माइग्रेंट्स की हम बात करें, जिनके पास खाना नहीं था खाने के लिए, एटलीस्ट इस स्कीम के चलते उनको एटलीस्ट अनाज तो मिला खाने के लिए। नाउ अब ठीक है, इसका कॉस्ट है एक्सचेकर के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ का, लेकिन यहां पे एक और बात समझने वाली आती है। नाउ ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेके हमने कल बात करी थी, हमने वर्ल्ड फूड डे को लेके भी हमने कल वाली डिस्कशन में, कल एडिटोरियल डिस्कशन में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन करा था, चर्चा करी थी। चलो, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक 107 नहीं हो सकता। मैं कहता हूं चलो 70 हो, 80 हो, 60 हो, लेकिन इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन। ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा या वेस्टर्न मीडिया का एजेंडा नहीं है कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वो अनीमिक हैं, जो औरतें हैं वो अनीमिक हैं, उनकी जो नीड्स हैं, न्यूट्रिशियस नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और केवल आटा या चावल देने से आप लोगों की जो न्यूट्रिशियस नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जरूर है, इस बात को रिकॉग्नाइज करना जरूर है, दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन। इवन इफ हमारा रैंक 107 सही नहीं दिया गया, अगर हमारा रैंक 50 भी हो, 60 भी हो, तो लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। तो रेजिस्टेंस है, यानी कि सरकार के, तो अब आर्टिकल में बात करेगी कि सरकार रेजिस्टेंट है कि इस इनइक्वालिटी को एड्रेस कर पाए। अब कॉर्पोरेट टैक्स में तो हमने रिडक्शन देखा है, पिछले 2 सालों में 30% था कॉर्पोरेट टैक्स, अब 22% है। जो नई फर्म्स हैं उनके लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका नतीजा क्या है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स तो बहुत ज्यादा सोर करे हैं। स्टॉक मार्केट में देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा भी कमाया स्टॉक मार्केट्स में, लेकिन बहुत सारे लोग, उनको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कि आईपीओ क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग गरीबी के दर पे भी जा चुके हैं, नौकरियां नहीं है, और हम अभी भी हेसिटेंट क्यों हैं? कॉर्पोरेट, अगर हम वेल्थ टैक्स की बात करें या इनहेरिटेंस टैक्स की बात करें, यानी कि प्रोग्रेसिव तरीका क्या है? डायरेक्ट टैक्स को लिवाई करना। रिग्रेसिव तरीका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को लिवाई करना। और अंत में यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करेगी तो हम देखते हैं जीएसटी के स्लैब्स हैं, रेट बढ़ाया गया है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब लोगों की जेब को बहुत ज्यादा हिट करते हैं। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी रिग्रेसिव। तो डायरेक्ट टैक्सेस को आप प्रोग्रेसिवली बढ़ाइए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की यहां पे आर्टिकल में बात करी गई है, उसको बढ़ाने से उसका जो इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर और गरीबी के ऊपर काफी ज्यादा हो सकता है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे? सो दोस्तों, ये आज के 3 आर्टिकल्स थे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, elaborate on the ethical dilemmas that will be unfolded in the future by cyber attacks। 150 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। कहां आंसर करना है? तो वी हैव टेलीग्राम ग्रुप, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। नाउ व्हाइल यू वॉच द वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यदि नहीं किया जाता, आप हमारे इस नंबर पे भी हमको अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और आप हमको कह सकते हैं कि हमको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करिए, और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। नंबर क्या है? 6280133177। बेस्ट आंसर ऑफ द डे विल बी पिन्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप, वो भी आज हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे। और बाकी दोस्तों, जाने से पहले अगर मैं एक एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो 2 एडवर्टाइजमेंट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, बार बार मैं करता रहता हूं। एक तो करंट अफेयर्स प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट है हमारी, और एक हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की एडवर्टाइजमेंट है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे आप मेंस दे रहे हैं, चाहे आप
प्रीलिम्स दे रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन बनता है हमारी यूपीएससी की तैयारी का। बहुत सारी अकेडमीज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स निकालते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत सारी मैगजीन्स इजिली अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे वीडियो करंट अफेयर्स हैं, बहुत स्पेसिफिक कंटेंट यहाँ पे, हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे बनाया जा रहा है, डेली वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड रहेंगे, और कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करें, यदि उसमें कोई रेलेवेंट पीवाईक्यू डिस्कशन भी बनता है मेंस से पर्टिनेंट या प्री से पर्टिनेंट, वो भी आपके साथ किया जाएगा। और उसी तरह से हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, तो प्रीलिम्स का जो फेयर है वो ओवरकम करने के लिए बार बार मैं कहता हूं कि एक्शन लीजिए, टेस्ट प्रैक्टिस करिए। बहुत अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा प्रीलिम्स के लिए, ये साल भी खत्म होने वाला है, तो और जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, फिर आप टेंशन में होंगे कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हम कहाँ से लें, कहाँ से ना लें। तो आप अभी भी चाहें तो अपनी टेस्ट सीरीज की जो प्रैक्टिस है शुरू कर सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आपको मिलूंगा मैं कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए। जय हिंद।